हेलो जी प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 7, मतलब वीडियो नंबर 7। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 6 पार्ट अपन अपलोड कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने वो देख लिए होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 6 पार्ट। ठीक, आज बेटा जो अपन बात स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, जो अपन ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसमें अपन ने उस पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग समझा था। दो चार्जेज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी, और दो से ज्यादा चार्जेज अगर किसी सिस्टम में, तो उस सिस्टम के लिए भी अपन ने पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि भाई किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, जैसा अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो होता है कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो टोटल वर्क डन हुआ। जैसे हम यहाँ पर चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो जो चार्जेस हम सिस्टम में देख रहे हैं वो चार्जेस इन्फिनिटी पर रखे हुए थे, उनको वन बाय वन उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस तक अपन लेकर के आए, तो अपन ने सिस्टम बनाया। मतलब जितने भी चार्जेस दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे इन्फिनिटी पर रखे हुए थे, उनको वन बाय वन उनकी पोजीशंस तक लेकर के आए, टोटल वर्क डन हमने कैलकुलेट किया। दैट टोटल वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, फिर एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, भाई दो से ज्यादा चार्जेस का अगर सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से लिखनी है, दो दो चार्जेस के पेयर बना करके। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस अपन लेकर के चलते हैं, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हैं, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, जैसे एक बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा एक क्वेश्चन बनता है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो कितने वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मान लो दो पॉइंट है हमारे पास में, ए पॉइंट और बी पॉइंट। मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के बीच में छोड़ू, मान लो मैं बी पॉइंट पर उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ू या ए पॉइंट पर मैं उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ू, तो जब दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होकर के भागेगा भी। कहने का मतलब ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस में अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को छोड़ा जाता है तो उसमें मूव करने लगता है, उसमें भागने लगता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि जब वो इस पोटेंशियल डिफरेंस से बाहर निकलेगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ में बाहर निकलेगा, तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ में बाहर निकलेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है कि भाई दोनों में से किसी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर कर लें, कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि भाई ए पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है। मान लो बी पॉइंट पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर कर लिया और ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मान ली, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने UF मान लिया। ठीक है, अब बहुत अच्छी तरीके से सोच करके बताना कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। क्या हम यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे साहब? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और फाइनल क्या लिखेंगे? UF प्लस KF, ये तो लिखेंगे। अच्छा, UI को हमने कितना ले लिया? जीरो, या UF को हमने कितना ले लिया? जीरो, किसी को भी जीरो मान लिया। ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? अब मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई है कितनी? जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv², और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है प्लस में। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये तरीका हमको थोड़ा सा कम समझ में आए कि सर ये पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, ये लिखा, वो लिखा, फलाना लिखा, समझ में नहीं आया सर। एक दूसरे तरीके से अब इस चीज को सोचो बेटा, अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप सोचो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी। अब कॉन्सेप्चुअली सोचो इस चीज को कि अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि यूनिट चार्ज अगर होगा तो उसके लिए जो वर्क डन होगा 10 वोल्ट का होगा। मतलब उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव कराएंगे तो वर्क डन 10 वोल्ट का आएगा अगर यूनिट चार्ज है। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज है स्मॉल e, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क डन कितना आएगा? यहां पर वर्क डन आ जाएगा
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो ये छोटी सी बात हमारे दिमाग में क्लियर होगी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ में ई और चिपका दो, ई और चिपका दोगे तो दिस इज द वर्क डन फॉर द इलेक्ट्रॉन। अच्छा था, तो 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन के लिए जो वर्क डन आ रहा है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, 11th क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के इनिशियल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का अपन बोल देंगे हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वही चीज आ गई जो मैंने यहां पर बोली। तो हम में से किसी को अगर 1% भी डाउट बेटा इस मेथड से है तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप बात कर सकते हो। एक्चुअल में तो एनर्जी कंजर्वेशन ही अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने कहा साहब 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क होगा वो 10 वोल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क डन कितना आएगा? ई और साथ में चिपका दे तो इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क डन आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं कि द वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू kf माइनस ki एंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0 एज द इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, छोड़ा है, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी को हम बोलेंगे हाफ mv स्क्वायर। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 into 10⁻³ kg। हम सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो यहां से अपन v को कैलकुलेट कर लेंगे और e कितना हो जाएगा? e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻19। तो होपफुली ये सारी वैल्यूज तो अपन पुट कर ही लेंगे। अब ये वैल्यूज पुट कर लेंगे तो अपन v को वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि मान लो एनर्जी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसे मैं कहता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, हम इसको अगर जूल में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा बेटा? यहां पर भी वो चीज सामने तो आ रही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना जूल होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना जूल। कभी जरूरत पड़े तो इस चीज को डायरेक्टली अप्लाई कर लेना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी गिवन है और जूल में हमको कन्वर्ट करनी है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और सुनो कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से चल रहा है, ठीक है। अगर मेरी बात आपको इस क्वेश्चन में समझ में आई है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनते ही आंसर दे सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से चल रहा है, सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? एक इलेक्ट्रॉन अगर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से चल रहा है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए तो ई चिपका दो। ये तो बात हमने की थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे हमने लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए तो ई चिपका दो। तुम ध्यान से देखो तो अब जो मैं बात पूछ रहा हूं वो उल्टी है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई को हटा दो, ई को हटा दो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए, उसके साथ में ई चिपका दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ई को हटा दो, सिंपल बात है। तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 30 वोल्ट का। दिस इज वेरी सिंपल। तो बकायदा आप चाहो तो नोट डाल करके इस चीज को लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी अगर गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ई को हटा देना है, डायरेक्ट अपन को आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक पैटर्न बना क्वेश्चन का, एक पैटर्न, ठीक है बेटा। अब और किस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो भी देख लो जरा। एक अच्छा क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं मैं आपको कि मान लो ये सिचुएशन है कि साहब हमारे पास में ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं भाई, ये राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहां पर चार्ज रखा हुआ है +Q, ठीक है, यहां पर रखा हुआ है +Q और यहां पर भी रखा हुआ है +Q, ठीक है। अब मान लो डिस्टेंस a है। अच्छा, इधर वाला डिस्टेंस अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये वाला डिस्टेंस अपन ने कम कर दिया, यहां पर भी +Q रखा है और ये डिस्टेंस मान लो बेटा a/2 है। कितना है? a/2। अब ये वाला डिस्टेंस a हो गया, ये वाला डिस्टेंस a/2 हो गया, ठीक है साहब। ये चार्ज है, देखो बहुत बढ़िया कहानी है, अच्छी बात है। हमने कहा कि साहब इस चार्ज को सेंटर बांध करके ये वाला जो चार्ज है ना इसको ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाओ और यहां ले आओ, इस वाले चार्ज को हम यहां ले आए तो +Q अब यहां पर आ गया,
आ गया, मतलब ए पॉइंट से कहाँ आ गया, वो बी पॉइंट पर आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तो हमसे ये कहा कि साहब उसको ए से बी तक हम जो लेकर गए ना, उसमें कितना वर्क डन हुआ, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी, उसको ए से बी तक मूव कराने में कितना वर्क डन हो रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा बेटा, पहले तो इसको स्क्रीन को पॉज करके आप अपने लेवल पर ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद में अब जो सॉल्यूशन बता रहा हूं उसको सुनना। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है कि जब सिस्टम में थोड़ा सा भी फेरबदल किया जाए, फेरबदल करने का मतलब है कि सिस्टम के किसी एक चार्ज को उठा कर दूसरी जगह लेके, दूसरे चार्ज को उठा करके दो तीन चार्ज को, या किसी एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेकर के जाएं, मतलब सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में अगर अपन किसी भी तरीके से चेंज करें तो वह सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाओ कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चार्ज को ए से बी तक मूव कराने में कितना वर्क डन हुआ, और ये क्वेश्चन अगर हमसे ऐसे पूछा जाता है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो भी वही बात होती, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, सिस्टम की या उस चार्ज की? आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालो या उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल लो, सिस्टम का है, लॉजिक तो यही है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, बहुत सिंपल सी बात है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो कैलकुलेशन कम है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। क्या कॉमन सेंस लगाए कि आप सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखे तो प्लस क्यू और प्लस क्यू मतलब इस चार्ज का और इस वाले चार्ज का जोड़ा बनेगा, ये वाला जो चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है इसका जोड़ा बनेगा, और इन दोनों चार्जेस का ये वाला चार्ज और इन दोनों चार्जेस का भी जोड़ा बनेगा। अब जब हमारे ये चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाएगा ना सर, तो चेक करके देखो कि ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इस जोड़े की जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी, अभी भी तो इस जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी उतनी रहेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है। आप मुझे बताओ कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना था, ए। जब ये स्मॉल क्यू ए से बी पर आ जाएगा तो भी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है, अभी भी इनके बीच का डिस्टेंस तो ए है। तो इस जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहेगी जो पहले थी। क्यों लिखे, क्योंकि चेंज तो निकालना ही है। दूसरी बात, ये जो कैपिटल क्यू है और ये जो स्मॉल क्यू है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी, क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन पर मेंटेन है ही। तो हम क्या करें, छोटे छोटे क्यू मतलब स्मॉल क्यू दोनों, इस जोड़े की केवल पोटेंशियल एनर्जी लिख ले। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मैं पूरा लिख करके बताता हूँ आपको। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, के क्यू क्यू अपॉन ए, ठीक है। फिर कैपिटल क्यू और इस स्मॉल क्यू को अगर हम लेकर के चले तो कितनी आ जाएगी, प्लस में के क्यू क्यू अपॉन में ए बाई टू। और ये स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू ये लेकर के चलें तो साहब ये वाला डिस्टेंस अपना कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा ए रूट 5 अपॉन में 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे, प्लस में के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए रूट 5 अपॉन 2। क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा? बताओ मेरी ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब जब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो ये वाला क्यू और ये वाला क्यू क्या लिखी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू क्यू और अपॉन में ए, सही लिख रहा हूँ ना, ठीक है। ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू इस जोड़े की बात करेंगे, ये उतना ही लिखा जाएगा, तो के क्यू क्यू अपॉन ए बाई 2। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी लिखो मत, क्योंकि दोनों बार ये रहनी है, और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी भी मत लिखो, क्योंकि दोनों बार ये रहनी है, और चेंज निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में ये लिख लो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में अब स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना बचेगा, ए बाई 2 बचेगा। क्या, तो अपन कितनी लिख देंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए बाई 2। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, इस 2 को अगर अपन ऊपर ले जाएंगे तो इसको, इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 5। इसको सोल्व करेंगे वो अपना आंसर आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 100%। अब इसको सोल्व तो कर लेंगे कॉमन लेकर के। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? अब कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन घुमा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कि मान लो साहब सिस्टम में ये 3 चार्ज हैं। देखना अब क्वेश्चन किस तरह से चेंज हुआ। यहाँ पर चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ पर चार्ज है प्लस का क्यू, यहाँ पर चार्ज है प्लस का क्यू। कैपिटल क्यू प्लस माइनस अपन को नहीं पता, ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस भी है।
हमसे कहते हैं कि सब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो बताओ कैपिटल क्यू कितना है? इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? भाई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, आप सॉल्व करके आंसर निकाल करके देखना, बाद में चेक करना कि हमने क्या लिखा है, कितना सही है कितना गलत है। पॉज कर लो स्क्रीन को और सॉल्व करके देखो। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे साहब, तो एक जोड़े के लिए कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए, और क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए, और क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए रूट टू। चेक कर लो मैं सही लिख रहा हूँ क्या? यह आ जाएगा 2 क्यू क्यू अपॉन ए प्लस में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बस इसको सॉल्व करोगे, कॉमन वॉमन लेकर के कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन आप करते रहना। बात समझ में आई या नहीं आई? 100%। एक लाजवाब क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है? इन क्वेश्चंस को देख लेना अच्छी तरह से। और अब ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह पर आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा, बट मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है क्या। समझ में बेटा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि साहब हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है साहब। अब हमारे पास में 3 चार्ज रखे हुए हैं, कौन कौन से? +8q, +2q और +q। ये 3 चार्ज रखे हुए हैं भाई हमारे पास है, ये हमारे पास में। क्वेश्चन क्या कहता है कि साहब इन 3 चार्जेस को इस लाइन पर सेट करना है, इस लाइन पर सेट करना है, कुछ इस तरह से सेट करना है कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आए वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आए, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आए वो मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा तो अपन को कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। कॉमन सेंस क्या लगाना है साहब कि देखो इन चार्जेस को इस लाइन पर रखेंगे, तो सोचने वाला पॉइंट यही तो है कि सीक्वेंस क्या रखा जाएगा, कौन सा लेफ्ट में रखें, कौन सा बीच में रखें, कौन सा बिल्कुल राइट में रखें, ये तो एक सोचने वाला पॉइंट है। मेरे को सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, 2 चार्जेस के सिस्टम, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझना सर, जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, Q1 Q2 R, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R। अब एक बहुत सिंपल सी बात सोचो बेटा, मैं कहता हूं आपसे कि U की वैल्यू मेरे को मिनिमम चाहिए, तो आप क्या कहोगे, Q1 Q2 की वैल्यू मिनिमम हो और R की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है? अब मान लो कंडीशन ये है कि साहब Q1 Q2 की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, जैसे 2 चार्ज लेंगे अपन, एक बार ये वाला जोड़ा लेंगे, एक बार ये वाला जोड़ा लेंगे और एक बार ये वाला जोड़ा लेंगे, तो Q1 Q2 की वैल्यू चेंज हो रही है और R की वैल्यू भी चेंज होगी। अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मान लो Q1 Q2 की वैल्यू मैक्सिमम है, Q1 Q2 की वैल्यू मैक्सिमम है, तो U को मिनिमम करने के लिए, Q1 Q2 की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो U को मिनिमम करने के लिए आप क्या करोगे, आप R को भी मैक्सिमम रखोगे। आप मतलब जहां पर आपको Q1 Q2 ज्यादा मिलेगा वहां पर आप R को भी उतना ही ज्यादा करना चाहोगे, तभी तो U मिनिमम की तरफ आएगा। तो जिस जोड़े के लिए, जिस पेयर के लिए आपको Q1 Q2 की वैल्यू मैक्सिमम मिले, आप उस पेयर के लिए R की वैल्यू भी मैक्सिमम रखना चाहोगे। अब हमारे क्वेश्चन पर आ जाओ एक बार, कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसके लिए Q1 Q2 मैक्सिमम है? 8Q और 2Q, अरे इन्हीं के तो मल्टीप्लिकेशन 16 आएगा, तो इस जोड़े के लिए Q1 Q2 मैक्सिमम है, तो इसका मतलब इस जोड़े के लिए जब आप बात करोगे तो R मैक्सिमम होना चाहिए, और R मैक्सिमम कितना हो सकता है? अब इसे स्ट्रेट लाइन पर रखना है, लगाओ अपना कॉमन सेंस। मैंने आपसे कह दिया कि 8Q और 2Q इस जोड़े के लिए R मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए, तो इसका मतलब एक तो होना चाहिए इस एंड पर और एक होना चाहिए इस एंड पर। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहली बात यही समझ लेनी है कि साहब 3 चार्जेस में जिस जोड़े के लिए, जिस पेयर के लिए आपको Q1 Q2 सबसे ज्यादा मिले ना, आप उन दोनों चार्जेस को एंड्स पर रख दो, एक को इधर एक को दूसरे साइड में। अब जो तीसरा बचा +Q, उसको बीच में कहीं रखना है। अच्छा बीच में कहां रखना है? बीच में ऐसी जगह पर रखना है कि उस पर जो नेट फोर्स आए वो 0 है। इसके पीछे लॉजिक सुन लो क्या है। U
सिस्टम के लिए यू मिनिमम होने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, थोड़ा सा आप चेक करके देखना, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले के वीडियोस में भी ये चीज बताई हुई है, बाकी 11th क्लास में भी आप इस चीज को पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, और उसमें 3 तरह के इक्विलिब्रियम आते हैं बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है। अब इसको इस तरीके से पढ़ो कि हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको किस तरह से चेंज होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी बन सकती थी कि साहब इन चार्जेस की पोजीशन डिसाइड करो जिससे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त हो सके। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो क्वेश्चन दो तरह से बोला जा सकता है कि व्हाट मस्ट बी द पोजीशन ऑफ द चार्जेस सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, और वी कैन से द सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो यू मिनिमम होने का मतलब है इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। तो बीच वाले चार्ज पर फोर्स को जीरो कर लो। अब मान लो ये वाला डिस्टेंस है x और भाई ये वाला डिस्टेंस है l माइनस एक्स। ठीक है, 8q की वजह से इस पर कितना लिखेंगे फोर्स, कितना लिखेंगे 8kq स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 2q की वजह से कितना लिखेंगे 2 कितना लिखेंगे 2kq स्क्वायर अपॉन l माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो यस और नो, वेक्टर सम फोर्स का जीरो होना चाहिए, यस और नो। तो ये प्लस कर दिया अपन ने, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब एक चार्ज का नेचर अपोजिट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास में सॉल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा x का। बोलो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कहानी कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इतनी सी कहानी आपको दिखाई दे रही होगी कि x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, वो सोल्व आप करके देख लेना, है ना। 2 वैल्यूज निकल के आएंगी तो बेटा एक वैल्यू जो आएगी वो l से ज़्यादा आएगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एक वैल्यू अगर l से ज़्यादा आएगी वो तो छोड़ देंगे, क्योंकि x की वैल्यू l से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। दूसरी वैल्यू जो आएगी वो l से कम आएगी, वही अपना आंसर होगा, वही अपना आंसर होगा। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, ये एक अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेना। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है बस उसको अपने दिमाग में रखना कि साहब जिस पेयर के लिए अपन को Q1 Q2 मैक्सिमम मिल रहा हो ना, उनको 2 एंड्स पर टिका दो, बीच में तीसरे चार्ज को ऐसे रख दो कि इस पर नेट फोर्स जीरो जाए, खत्म बात। यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये अपन ने पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखी है, जिससे अपन थोड़ा सा समझ पाए हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक नई चीज डिस्कस करते हैं अपन, EFL। एक नई चीज डिस्कस करते हैं EFL। EFL फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, EFL को ELF भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो EFL बोलो ELF बोलो एक ही बात है। अच्छा, ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हालांकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, इसका रीजन समझा दूंगा क्या है। आप अभी मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। पहली बात तो बेटा ये ऐसी लाइंस है जो अपन को फिजिकली कभी भी दिखाई नहीं देती, कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बताया गया, वो कॉन्सेप्ट किस लिए बताया गया कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है कि भाई वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस की बात की गई। उन इमेजिनरी लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हैं, इसलिए इनका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखा गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइंस को ड्रॉ किस तरह से करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका क्या है। उसका एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर आप एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दो, एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दो,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वो भागेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करने पर वो जिस भी पाथ पर जाएगा, हम उस पाथ को ट्रेस कर ले, मतलब उस पाथ के लिए लाइन ड्रॉ कर दे, उस पाथ के पीछे पीछे हम चलते जाए, पेंसिल से पेंसिल लाइन ड्रॉ करते हुए चले, तो वो जो पाथ बनेगा दैट पाथ रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ो, वो जिस रास्ते पर जाए वो रास्ता ही EFL को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वो फीचर क्या है कि मान लो कहीं पर जो EFL है वो इस तरह से है, ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर लेफ्ट से राइट में जा रही है, तो हम इससे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम इस पॉइंट की बात करें तो हमें उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये टेंजेंट हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। आपने कहा सर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब आपको कहा सर टेंजेंट ड्रॉ करके आप एरो राइट में ही क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मैंने क्या बोला कि EFL लेफ्ट से राइट में जा रही है, मतलब इस तरह से जा रही है, ये इस तरह से जा रही है, इसलिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करके एरो राइट साइड में ले रहा हूं। अगर ये राइट से लेफ्ट में आ रही होती तो ये एरो उल्टे कर देता। तो EFL के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ EFL। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज लॉजिकली आप सोचो कि साहब इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहा गया? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि इन लाइन से हमको फोर्स का भी पता लगता है? लगता है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा गया। कैसे? जैसे मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे पता लग गया कि यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, तो जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। क्योंकि हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर। तो हम कहेंगे चार्ज अगर पॉजिटिव तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में फोर्स, चार्ज अगर नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो जब हमें EFL से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल सकता है तो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी तो मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स उसी डायरेक्शन में आएगा, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। ठीक है, तो ये जो लाइंस है ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रही है और फोर्स के बारे में बता रही है, इसलिए इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ केसेस हम लेकर के चलेंगे साहब, कौन कौन से केसेस में EFL किस किस तरह से ड्रॉ होंगी। वो बेसिक तरीका याद रखना कि मान लो एक सिंगल चार्ज है पॉजिटिव, हमने कहा साहब इसके लिए EFL ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ा तो उस पर रिपल्शन लगा, वो इधर की तरफ भागा, ये बन गई। यहाँ पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो वो ऐसे भागेगा। अलग अलग पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ करके देख लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे ऐसे भागेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे ऐसे भागेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे ऐसे भागेगा, यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसे भागेगा। अलग अलग पोजीशन पर उसको छोड़ करके देख लो, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ऐसे हमको बहुत सारे EFL मिलेंगे रेडियली आउटवर्ड। तो हमारा चार्ज अगर पॉजिटिव है और सिंगल है तो जो EFL मिलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा चार्ज सिंगल है और नेगेटिव है तो EFL कैसे मिलेंगी? पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करोगे तो अट्रैक्ट होकर के इधर भागेगा, इसकी तरफ भागेगा, इसकी तरफ भागेगा, 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 तो ये आ जाएंगी रेडियली इनवर्ड। डिफरेंस समझ में आया? सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अब दो चार्जेज का अगर सिस्टम हो तो, जैसे मान लो एक चार्ज है पॉजिटिव, एक चार्ज है नेगेटिव। अब इस सिस्टम के लिए EFL ड्रॉ करना है, तो मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को हम छोड़ें तो इस पॉजिटिव से मिला रिपल्शन और भागा दूर, दूर भागा, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज ने उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ बुला लिया, तो EFL ऐसे ड्रॉ हो गई। ऐसे यहाँ छोड़ेंगे तो दूर भागेगा, इसने बुला लिया, यहाँ छोड़ेंगे दूर भागेगा, इसने बुला लिया, यहाँ छोड़ेंगे दूर भागेगा, इसने अटैक करके बुला लिया। तो इस तरह से EFL ड्रॉ होंगी। अब ये जो मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, ये EFL एक्चुअल में किस तरह से हैं कि साहब ये EFL ऐसे आगे गया और आगे से ऐसे घूम करके आया, ये आगे गया और आगे से ऐसे घूम के आया। तो सिस्टम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का है तो EFL पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर खत्म होगी, कर्व फॉर्म में बनेंगी। अब मान लो कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, मान लो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो,
तो EFL कैसे बनेगी, इस पॉजिटिव के लिए छोड़ेंगे पॉजिटिव को तो दूर भागेगा, इससे दूर भागेगा, और ये जो दूसरा पॉजिटिव है ये भी इसको दूर भगाएगा, तो ये दोनों दूर भाग गए। यहाँ पॉजिटिव को छोड़ेंगे तो दूर भागेगा, वो पॉजिटिव भी इसको दूर भगाएगा, यहाँ से ये दूर भागेगा, यहाँ से ये दूर भागेगा, यहाँ से ये दूर भागेगा, यहाँ से ये ऐसे दूर भागेगा, दोनों से दूर भागेगा, तो ये इस तरीके से EFL बनेगी, दोनों से दूर भागते हुए। वहीं अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे, वहीं ये दोनों अगर नेगेटिव होंगे, तो ये जो है ये फॉर्म तो ऐसी ही बनेगी, लेकिन ये एरो अंदर की तरफ हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, पैटर्न वही रहेगा, पॉजिटिव में दूर भागते हुए, नेगेटिव में चार्ज की तरफ आते हुए। ठीक है, तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये EFL की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है कि EFL के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, और उससे हमको फोर्स का डायरेक्शन भी मिल सकता है, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर बात करेंगे तो EFL रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे, सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए अगर बात करेंगे तो EFL रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है तो EFL पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव पर खत्म होगी। ठीक है, एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी EFL बन रही है वो एक क्लोज लूप नहीं बना रही है। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? अगर EFL क्लोज लूप बनाती तो मतलब EFL ऐसे जाती और ऐसे घूम करके ऐसे आ जाती, इसको क्लोज लूप कहते हैं। आप सोचो किसी भी केस में EFL क्लोज लूप बनाएगी क्या? आप सोचोगे सर ये यहाँ से ऐसे गई, क्या ये ऐसे घूम करके इधर वापस आ रही है? नहीं आ रही, तो EFL कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ये MFL मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों के बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस है कि EFL क्लोज लूप नहीं बनाती है, MFL क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज और ऑब्जर्व करना, जैसे हम ये वाला पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जांपल ले लें। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपन r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलते हैं? KQ/r², मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। सही बात है, मतलब मैं 4 से दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। इसको EFL के बीच में जो गैप है उससे कॉरिलेट करो। कैसे? कोई से भी दो EFL पकड़ लो, जैसे ये दोनों, ये वाला और ये वाला। हम बेटा 4 से अगर दूर जा रहे हैं तो इन EFL के बीच का जो गैप है वो गैप बढ़ता जा रहा है। आप देखो ध्यान से, गैप बढ़ता जा रहा है या नहीं? ये गैप बढ़ता जाएगा। दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, गैप बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, गैप बढ़ रहा है। इसका मतलब गैप अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये कंक्लूजन निकला। तो जहां भी हमको EFL के बीच में गैप ज्यादा दिखाई दे, हम समझ लेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। गैप अगर कम दिखाई दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर रीजन में मान लो EFL ऐसे बन रही है, एक EFL ऐसे, फिर एक EFL ऐसे, फिर एक EFL ऐसे। अब आप मुझे बताओ कि लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो गैप बढ़ता जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा होगा। सिंपल सा कंक्लूजन। बोलो हाँ या ना? अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसमें क्या होगा? पैरेलल होंगी, क्योंकि गैप कांस्टेंट रहना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में EFL इस तरह से मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अब EFL से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हालांकि बातें तो ये भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जनरली उससे रिलेटेड बात बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के नीट या JEE में भी कुछ स्टेटमेंट की फॉर्म में ये चीज़ दे दी जाती है कि दो EFL एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे हमने मान लिया कि ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, क्यों नहीं करती उसका लॉजिक समझो। लॉजिक को समझने के लिए हमने ये मान लिया कि सब इंटरसेक्ट करें तो क्या प्रॉब्लम है? बेटा अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और ये पॉइंट दोनों EFL पर है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लूं तो ये जो EFL है इसको अकॉर्डिंग ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा, और ये जो EFL है
इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, हाँ कुछ इस तरह से, बोलो यस और नो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, हाँ या ना। अब एक पॉइंट पर हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिल गए भाई, एक ईएफएल के अकॉर्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन आया, दूसरे के अकॉर्डिंग बात करें तो उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा डायरेक्शन आया। तुमको एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिले, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी एक पॉइंट पर एक ही तो डायरेक्शन होगा। तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस मिलेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल एनी हाउ। इसीलिए दो ईएफएल किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इज दैट क्लियर? अच्छी तरह से ये बात समझ में आई? तो ये हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ईएफएल से रिलेटेड। आगे भी ईएफएल का डिस्कशन होगा जब अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है, वो डिस्कशन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पहले तो अपन ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स आता है, कितना टॉर्क आता है, घुमाने में कितना वर्क डन होता है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में नंबर आएगा गॉस थ्योरम का और फिर गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये हमारी आगे की स्ट्रेटेजी है, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है कि किस सीक्वेंस में आगे चीज़ों को अपन लेकर के चलेंगे। इस वीडियो में इतना। यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह की स्टार्टिंग में बात की, फिर उसके बाद में अभी अपन ने ईएफएल की बात की, ठीक है बेटा। इससे आगे का डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।